बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक, IMF और अब लेबर फोर्स सर्वे जारी हुआ है। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 5 बरसों में बेरोजगारी में 0.8% तक इजाफा हुआ। बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.1% हो गई। मुल्क में इस वक्त 80 लाख अफराद बेरोजगार हैं। बेरोजगारों में से 10 लाख आला तालीमी डिग्रियों के हामिल हैं। इससे पहले आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यही दावा किया था कि पाकिस्तान में 3 बरस में गुर्बत में 7% इजाफा हुआ। IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में इलीट कैप्चर को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया था। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म हो या वज़ीर खजाना, वो यही दावा करते हुए नजर आते हैं कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है और जल्द ही हालात तब्दील हो जाएंगे। उधर सरहदों पर दबाव बढ़ रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हो या फिर DG ISPR, सब वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल बेबुनियाद इल्ज़ामात, सरहद पार दहशतगर्दी और खवारिज की पुश्त पनाही ने खित्ते के अमन को नई गैर यकीनी में धकेल दिया है। पाकिस्तान ये कहता है कि अगर कार्रवाई की ज़रूरत पड़ी तो एलानिया होगी। जब अफगान रजीम अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालकर भारत की तरफ नए तिजारती रास्ते तलाश करने में मसरूफ़ हैं, तो सवाल ये है कि जब मुआशी महाज पर बहरान गहरा हो और खित्ते में जंग हो और जियो पॉलिटिकल कशमकश शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो क्या रियासत के लिए बड़े फैसले नागुज़ीर नहीं हो जाते? इन्हीं पॉइंट्स पर आज बात करेंगे। इसार राना साहब, रिजवान रज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इन दोनों का शुक्रिया, कल मेरी गैर मौजूदगी में इन्होंने माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम किया और पब्लिक न्यूज़ की रवायत को बरकरार रखा और बहुत लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स थी वो आप तक पहुँचाई। रज़ी साहब, स्टार्टिंग विद यू। सर, बड़ी ही हौलनाक सी रिपोर्ट है जो मंजर आम पर आई है और एक के बाद एक यूँ कह लीजिए कि जिस किस्म की रिपोर्ट सामने आ रही है, ऐसे लगता है कि हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। लेकिन 2/3 अक्सरियत लेने के बावजूद हुकूमत ये समझती है कि सब बल्ले बल्ले है। लेकिन सर, ये जो अब इकनॉमिक सर्वे हो जाए, लेबर फोर्स का सर्वे हो जाए, मईशत के एतबार से सर्वेज हो जाएँ, सर इसका हल किस तरफ बढ़ता है? लेकिन जो इसमें अलार्मिंग सिचुएशंस बताई गई हैं सर, 7.1% बेरोजगारी की शरह बढ़ी है, इसको आप किन अल्फाज में डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, 0.85% बढ़ी है और बढ़ के 7.1% हो गई है 5 वर्षों में। अच्छा, पहली तो बात ये है कि 2/3 अक्सरियत किसी के पास नहीं है, बटी हुई है और उनमें से कोई भी पार्टी किसी भी वक्त बाहर गिर सकती है। लेकिन मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि टेक्निकली इसको सारी उम्र कवर किया है, लेबर सर्वे को भी और मुआशात को भी, तो मैं 1-2 चीज़ें पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ और इसार भाई की भी मैं तवज्जो चाह रहा हूँ इसके ऊपर। मैं तो तकदा ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा, नहीं, मैं होड़ के साल तकदा ही नहीं। देखो, दुनिया के अंदर असूल है कि अगर किसी भी मुल्क की वर्क फोर्स में 8% लोग बेरोजगार हैं तो उसे सिफर समझा जाएगा। इसार राना तो सिफर से मतलब क्या? सिफर मतलब जीरो समझा जाएगा। डबल फिगर में नहीं गई। क्यों? क्योंकि 2% अफराद जो होते हैं वो हायरिंग के प्रोसीजर में हर वक्त होते हैं। अच्छा, 2% अफराद जो होते हैं वो जॉब स्विच कर रहे होते हैं, तो वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाने वाले होते हैं। ठीक है। 2% जो होते हैं वो अभी रिटायर हुए होते हैं या कहीं से निकाले गए होते हैं। तो यूँ डाल के 8% लोग जो हैं, अगर वो उनके पास रोजगार नहीं है तो समझा जाता है कि ये चलती मईशत में से और 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के अंदर इनको रोजगार मिल जाना है। तो अगर 7.1% को हम समझ लें कि भाई ये दुरुस्त है, अगर हम समझ लें, और समझना चाहिए, सरकार ने कहा है, तो इसका मतलब है कि बेरोजगारी तो नेगेटिव में चली गई ना भाई। 0.9% लोग एम्प्लॉयर जो हैं वो इस वक्त सड़कों पे लूट फिर रहे हैं कि उन्हें कोई काम करने वाला मिल जाए। पहली बात तो इस रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है, पहली तो बात ये ले ली जाए तो ये हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट कोई नहीं है। अच्छा। हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी बयान की है। बुनियादी तौर पे मसला क्या, कुछ NGOs जो हैं, जैसे SPDI है, वो क्या SDPI है, और इस तरह की NGOs भी सर्वेज करती हैं, अगरचे वो सैंपल सर्वे होते हैं। एक मिनट सब आप कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपकी बात से समझ पा रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो हकाइक के मुताबिक है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस रिपोर्ट को दुरुस्त माना जाए, और दुरुस्त माना जाए क्योंकि सरकार कह रही है, तो इसका मतलब है मुल्क में कोई बेरोजगारी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और भी रियलिटी दिखाना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जो NGOs हैं हमारी, वो सर्वे करती हैं और उसके जरिए भी वो ये डाटा मुरतब करती हैं बेरोजगारी का।
तो एक पाकिस्तान की बड़ी मारूफ एनजीओ है, मैं उसका डाटा देख रहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर 21% बेरोजगारी है। 8% तो आप ये निकाल देना लोग जो मैंने पहले गिनवाए हैं, जॉब चेंज, एम्प्लॉयमेंट इन द प्रोसेस वगैरह, तो और बाकी बनता है तकरीबन कोई 13%। अच्छा, आपने 21 में से 8 माइनस किया। हाँ, 8 माइनस किए ना, 21 में से 8 माइनस किए, बाकी रह गए 13%। ये मुझे सर्वे जो है या जो भी है एनजीओ ने किया है, ये ज्यादा करीने के आस लगता है हुकूमती सर्वे की निस्बत जो उन्होंने जारी किया। हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हुकूमत के पास कैलकुलेशन का डेफिनेटली कोई ऐसा यूनिक फार्मूला होगा जो उन्होंने निकाला होगा। लेकिन 13% वाली बात जो है उसकी वजह यह है कि आपके यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की, मैं सारी टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, हाँ जी, ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज उस वक्त आएगी जब आपका जीडीपी ग्रोथ रेट 5% सालाना शरह को टच करेगा। और पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो पिछले 7 सालों के अंदर 5% को टच नहीं किया। जब आपकी इकोनॉमी 5% के इर्द गिर्द पहुंचती है तो फिर नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, फिर इंडस्ट्रीज को नए लोगों की जरूरत पड़ती है, फिर वो पड़ती है। और क्योंकि ये काम अब तक नहीं हुआ, क्योंकि ये काम अब तक नहीं हुआ, तो पाइलअप हो रही है बेरोजगारी। इंजीनियर डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, वो प्राइवेट शोबे के अंदर इंतहाई कम वेजेस पे काम कर रहे हैं। अब मैं एक बच्चे, हमारे फैमिली का ही बच्चा है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसने किया था मेरे मशवरे के ऊपर। मैंने कहा बच्चे, मुल्क के अंदर बहुत सारे ग्रिड स्टेशन लग रहे हैं, ये पावर स्टेशन जो शहबाज शरीफ वाले थे, तो यार ग्रिड इंजीनियर्स की बड़ी डिमांड होनी है। उसने कर लिया उसके अंदर। सर वैसे ना यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आपका भी मशवरा दुरुस्त होगा, हमसे भी अक्सर बच्चे जो है ना मशवरे ले रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेट सी बात है सर बेचारों की, जब तक डिग्रियां मुकम्मल होती हैं पाकिस्तान में उस वक्त कुछ ना कुछ नया इनकलाब आ चुका होता है। लगा हूं कि वो उसने किया भी शरीफ मेडिकल सिटी से इंजीनियरिंग, उनका मेडिकल एंड इंजीनियरिंग सिटी है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज से किया। लेकिन जब वो करके साहिब रोजगार होने के लिए फील्ड में गया तो पता चला कि वो तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके लिए, बेचारे के लिए। चलिए, जहाँ पे जिस मोड़ पर आप गुफ्तगू को ले आए हैं, मेरे साहब राना साहब से बात करूं, फिर आपसे मैंने चीज का मतलब भी समझना है। राना साहब, बेरोजगारों में से 10 लाख आला तालीमी डिग्रियों के हामिल लेबर सर्वे में ये एक अहम इंकशाफ है। मतलब यानी कि ये 10 लाख वो हैं जिनके पास आला तालीम याफ्ता डिग्रीज मौजूद हैं, बट उनके पास जॉब नहीं है। एक्चुअली तो ये जो सर्वे रिपोर्ट है ना, ये है फॉर्म 47 जाली। अच्छा, नहीं, 45 नहीं, देखे मैंने, आपने इतनी बड़ी अच्छी बातें की, मैंने आपकी बातें सुनी है हौसले से, तो मेरी भी सुन लेना, गरीब आदमी की भी सुन ले, बेरोजगार की भी सुन ले। अच्छी, ठीक है ना। बात ये है, फ्लीट कैप्चर अभी बात ना करें। नहीं, नौकरी से मुझे निकाला, बेरोजगार आप हो गए। नहीं, काउंटिंग कर लेते किसको ज्यादा निकाला गया। मैं आपका भाई ऊपर ही आएगा। आपका भाई का 5वां नंबर है, मतलब 5 दफा निकाला जा चुका है, ठीक है ना। तो मेरा जरा स्कोर बेहतर है। अच्छा देखें, बात ये है, ये इस रिपोर्ट को तो मेरा पढ़ के दिल कर रहा है कि जिन्होंने बनाई है उनको भी बेरोजगार कर दो। अच्छा, कि तुसी इतने नैले हो कि पाकिस्तान में बाहर निकलो, हर दूसरा बंदा जो है नौकरी की तलाश में है, ठीक है। आप कह रहे 80 लाख बेरोजगार हैं टोटल। पता नहीं, ये इन्होंने मुझे लगता है नॉर्वे का सर्वे कर लिया है, ये किसी स्कैंडिनेविया के मुल्क चले गए हैं कि जनाब 80 लाख 24 करोड़ में से अगर 80 लाख बेरोजगार हो तो पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो 8, 9, 10 के ऊपर जाके खड़ा होना चाहिए। नॉर्वे की टोटल आबादी, ठीक है ना, व्हाटएवर जी सर, मैं तो तनासुब की बात कर रहा हूँ। वो उनका वहां पे होना चाहिए, हमारा होना चाहिए कि अगर 24 करोड़ लोगों में से 24 करोड़ लोगों में से 80 लाख बेरोजगार है, तो इसका मतलब है कि 23 करोड़ 20 लाख लोग साहिब रोजगार हैं। तो अगर 23 करोड़ लोग रोजगार कमा रहे हो तो उस मुल्क का तो जीडीपी आसमान को जाके टच हो। फराटे मारना चाहिए। फरिश्ते कह के पैन थोड़ा सा नीचे कर ले, हमें उड़ने में परेशानी हो रही है, ठीक है ना। मतलब ये कुछ जालसाजी है इन लोगों की, पता नहीं कहां बैठ के ये बना रहे होते हैं। कौन लोग हैं ये जो कौम को धोखा देते हैं? कौन लोग हैं जो कौम के साथ फ्रॉड करते? यानी आपने तानू किसी ने कनपटी ते बंदूक रखी है कि तुम रिपोर्ट जारी करो ना करो, तुम करो तो कम से कम को थोड़ा सा खुदा का खौफ ही कर लो।
वैसे इसमें उन्होंने कहा कि 20 और 21 के दरमियान बेरोजगारी कम हुई थी पाकिस्तान में। अब 20 और 21 में कौन था यहाँ पे, हुकूमत किसकी थी? ना करें सब बुरा मान देंगे, ऐसी बातें नहीं, मैंने उसमें रिपोर्ट में पढ़ा है। अच्छा कि वो उसमें मुझे तो नजर नहीं आया। आपको क्यों नजर आएगी? नहीं, मुझे दिखाइएगा। आपको क्यों नजर आएगी भाई? आपको नजर आती होती देखिए, तो आप ये कहते कि 5 साल में जो जीडीपी है 5 को कभी टच नहीं किया, जबकि 5.7 जो है टच किया था। नहीं गया। अब आप इस पे खाने पे किसी भी डेटे से साबित करना है। नहीं, असद उमर की बोगियों से साबित नहीं करना, मुजम्मल असलम के झूठ से साबित नहीं करना, डेटे पे बात होगी। डेटे में लिखा है, डेटे पे बात छोड़ दें, डेटे पे बात मेरी बात भाई, डेटे पे बात बोलने तो देना भाईजान, बात तो कर लेने दें। आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं मुझसे? मेरा भाई ठीक है, मैं तो देखें, आप मुझे जब ये सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि हम अब पाकिस्तान तरक्की के आखिरी मंजिल पे, तो मैं आखिरी मंजिल से खड़े होकर ताड़ियां मारता हूं ना। अच्छा, ठीक है ना? तो मैं सुन ले, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस रिपोर्ट से अगर मैं सही मान लूं इस रिपोर्ट को, फिर तो पाकिस्तान को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा। मैं अभी टेक्स्ट करने लगा हूं सऊदी अरब, यूएई, कुवैत के भाईजान जो पैसे आप हमें भेज रहे थे ना, तुझे अपने कोल ही रखो। असि लानत पे थोड़े पैसे, ठीक है ना? हमारा तो सारा कुछ इतना पाकिस्तान में। अभी आप बाहर निकले, मैंने एक लड़के को देखा, खातून को देखा, वो $5,000 के नोट से बच्चे की नाक साफ कर रही थी। इतनी उसरत आ गई पाकिस्तान में। $5,000 का नोट फ्रॉड किया था आजम स्वाति ने, कभी वजूद में। बात ये कि हम गरीब लोग हैं, हमने तो $100 का नोट भी कभी नहीं देखा भाई, ईमानदारी की बात है। ना हमारा डॉलर से कोई राब्ता, ना वास्ता। जिनको डॉलर आते हैं, जिनके साथ डॉलर का वास्ता हमें उनको पता होगा। अच्छा चलें, एक टर्म है इसमें जो कहा गया, रज़ी साहब जरा इसको थोड़ा इससे एक्सप्लेन कीजिएगा। कौमी लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 3.3% आबादी बेरोजगार है। सर्विसेज सेक्टर रोजगारी की फराहमी में टॉप पोजीशन पर है। रोजगार फराहमी में ज़राई शोबा दूसरे और सनती शोबा तीसरे नंबर पर मौजूद है। सर्विसेज सेक्टर में 3,18,30,000 अफराद बरसरे रोजगार हैं, जबकि सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की शरह सबसे ज्यादा 41.7% है। कुछ टेक्निकलिटीज हैं, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आसान करके आप जरा हम इसकी देखिए। सनत के अंदर, पैदावारियत के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन करती है। ठीक, 10 रुपए की कॉटन जो होती है ना, उससे वो ये जो 20,000 वाली पहनी हुई है ना इन्होंने शर्ट, माशाल्लाह हमारे भाई इसार राना साहब ने, वो बनाती है। मतलब कि वैल्यू एडिशन करती है। कॉटन की कीमत 10 रुपए और इसार राना ने ये शर्ट 20,000 में जाके मार्केट से खरीदी है। तो फर्क आप देखिए। इस दौरान जो है स्पिनर को, वीवर को, रंग रेज को, उसके बाद स्टिचर को, उसके बाद मार्केटियर को, उसके बाद सेलर को, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। उस 20,000 में से सबका हिस्सा निकलता है। इसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कम से कम लोग साहिब रोजगार हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए। सबसे ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग को एंगेज करने चाहिए। और ऑटोमेशन हमारे दौर के अंदर या हमारी इंडस्ट्री के अंदर इतनी आई नहीं कि हम कहें कि वहां पे जी कंप्यूटर आ गए हैं, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर रोबोट आ गए हैं, तो इसलिए लोग नहीं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कम लोगों का एम्प्लॉय होना हमारे मईशत की ज़वाल की और तबाही की निशानी है, एक बात। और सर्विसेज सेक्टर क्या होता है? सर्विसेज सेक्टर ये होता है कि राणा साहब जो हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, उसके बाद इन्होंने बच्चे की सालगिरह रख ली और वो जनाब सिम्पचुअस किस्म की सालगिरह रखी है। वहाँ पे जो खाना दे रहा है, वहाँ पे जो झंडियाँ लगा रहा है, गुब्बारे टांग रहा है और सारी चीज़ें लेके आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे जो म्यूजिशियन आ रहा है, डीजे बट आ रहा है राणा साहब के साहबजादे की सालगिरह के ऊपर, ये सारा जो है ये सर्विसेज सेक्टर है। जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं चलता, सर्विसेज सेक्टर नहीं चलता। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि सर्विसेज सेक्टर तो चला नहीं है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो चला नहीं है और सर्विसेज सेक्टर के अंदर लहरें बहरें हुई पड़ी हैं। राणा साहब गल मनने वाली नहीं है। टेक्निकली रिपोर्ट मैंने आपकी तरह मातम फरोशी नहीं करनी, मैं टेक्निकली आऊंगा। टेक्निकली ये रिपोर्ट फॉल्टी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चलता है तो सर्विसेज सेक्टर चलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चलेगा तो एग्रीकल्चर को सही रिटर्न मिलेगा उसकी प्रोड्यूस का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, वरना सब रंगबाजी है, ड्रामा है, किसी के जेब में पैसे नहीं होंगे,
वो होटल पे खाना खाने नहीं जाएगा, शाम को बारबेक्यू खाने नहीं जाएगा। ये मतलब पैसे अच्छा, होंगे। एक तरफ आप ये क्या कहते हैं आदादो शुमार का जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि बड़े ही मतलब एक तरफ तो ये सब रिपोर्टें हैं, ठीक है ना, चाहे लेबर फोर्स की हो जाए, चाहे वर्ल्ड बैंक की हो जाए, चाहे आईएमएफ की हो जाए। हम सिर्फ इसी रिपोर्ट पे रहे आज के दिन। नहीं मैं आती हूँ सर। दूसरी तरफ वो जो नवाज शरीफ साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद, वो बहुत ज्यादा पुरुमीद हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। आज नून लीग की कामयाबी शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की वजह से और वोट काम और कारकर्दगी की वजह से मिला है। मतलब ये कि पाकिस्तान में इतना काम हो चुका है कि अब नून लीग जो है वो ज़िमनी इलेक्शंस हर सूरत जीत सकती है। इसका जवाब मैं ना सिर्फ ब्रेक के बाद आके आपसे लूंगी, बल्कि मैं आपसे ये भी जानूंगी कि आईएमएफ रिपोर्ट पर वफाकी वज़ीर खजाना ने भी एक बड़ा ही दिलचस्प जुमला कहा है। कह ये रहे हैं कि ज्यादा आबादी और मसाइल मजीद गुर्बत का बाइस बनते हैं, कंट्रोल नागुज़ीर है। तो कंट्रोल किसने करना? आफ्टर द ब्रेक स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। आज बहुत तवील अरसे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की कुछ गुफ्तगू, उनके कुछ अल्फाज मंजर आम पर आए हैं कि वो सिस्टम से मुराद जो मौजूदा हुकूमती निज़ाम है, इसमें जो कारकर्दगी है, कारकर्दगी का पैमाना है, या एक थॉट होती है ना कि बहुत बड़े चूँकि सियासी लीडर हैं, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में सियासी खिदमात सर अंजाम देते रहे। वो अलग बात है कि फ़िलहाल सियासत में इस वक्त कोई रोल वो अदा नहीं कर रहे, लेकिन वो सोचते क्या हैं कि मुल्की निज़ाम चल कैसे रहा है। बेटी उनकी सीएम है, भाई उनके जो है वो माशाल्लाह वज़ीर आज़म है। तो एक तरीके से तो हुकूमत है ही नून लीग के, चाहे वो हो या ना हो, वो दूर बैठकर नज़ारा ज़रूर देख रहे होते। लेकिन इस नज़ारे को वो किस आँख से देख रहे हैं? मौजूदा जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें जो मिलने वाली नून लीग को कामयाबी है, उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ने आज नून लीग के अरकान से मुलाकात की है। इजहार ख्याल ये करते हैं बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। पाकिस्तान अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें आईएमएफ को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। गैरों के हाथ में इन्होंने दिए, हमने नहीं दिए, इन्होंने दिए। जो पाकिस्तान का जो हाल था 2017 में, 2018 में, 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी की बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। ज़िमनी इलेक्शन में लोगों ने नून लीग को वोट कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया। सवाल इसका इस सिलसिले में यह है राना साहब कि ये वही कारकर्दगी है जिसका पोस्टमार्टम आईएमएफ की रिपोर्ट, लेबर फोर्स और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कर रही है। दूसरा सवाल भी ले लीजिए, 2018 और 2022 में जो पाकिस्तान में हुआ उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। अब ये से मुराद कौन लोग हैं, इसका भी जवाब आपने मुझे देना है। तीसरा ये कि 2017 में मुल्क कहां जा रहा था और कहां चला गया। सर कहां चला गया? सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो कि मियाँ साहब को बोलने की इजाज़त मिल गई है। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है। आज मिठाई नहीं मंगवाएंगे आप? मिठाई मंगवानी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि मियाँ साहब को इजाज़त मिल गई कि आप बात कर सकते हैं। हाँ। मुझे बड़ा दुख होता था कि वो बेचारे पाकिस्तान में रह के बोल भी नहीं सकते थे। तो लगता है कि ये जो लंदन गए हैं वहाँ उन्होंने कोई अच्छे 2-3 फैसले किए हैं जिसके बाद उन्हें बोलने की इजाज़त मिली है। तो ये एक अच्छी बात है। भाई एक बात उन्होंने जो ये की ना कि फैसले हमारे जो हैं वो बाहर होते हैं, उन्होंने कहा ये तहरीक इंसाफ वालों ने उनके हाथ में दिए। तो ये जो 7 कौन किनके हाथों में और कौन गैर बाहर? मुल्की, गैर मुल्की। अच्छा। तो ये जो 7 दफा हम आईएमएफ के पास जाके और मिन्नतें तरले करते रहे, वो पीटीआई गई थी। कारगिल की जंग के बाद भागे भागे अमेरिकी सदर के पास जाके जब हम वहां बैठे थे और उनसे कहा था कि हमारा ये मसला हल कराएं, जैसे आप कहेंगे हम कर लेंगे, तो क्या पीटीआई गई थी? ये जो मुझे तो ये था कि मियाँ साहब ने इस दौरान कुछ हकीकत पसंदी सीखी होगी, उन्हें समझ आई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जहां से उन्होंने इनिंग खत्म की थी वहीं से दोबारा शुरू कर दी है। ये तकरीर मुझे लगता है कि वही वाली है जो उन्होंने विनिंग तकरीर करनी थी ना, वो थोड़ी सी आगे पीछे करके। नसीब करे, इरफान सिद्दीकी साहब तो चले गए, न जाने ये किसने लिखी है। नहीं ये मुझे लगता है कि लिखी नहीं ये नए सेनेटर ने नहीं लिखी। अच्छा। ये पुराने सेनेटर की लिखी हुई। अगर मेरा कोई चांस था भी ना तो आप दोनों ने खत्म कर दिया। तो ये अब आप देखें ना, मिसाल के तौर पे मुझे खुशी है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मियाँ साहब ने दोबारा बोलना शुरू किया है। मेरे हर दिल अजीज लीडर हैं, मैं समझता हूं कि उनको मेरे दिल जज्बात की तर्जुमानी करते हुए हकायक की तरफ आना चाहिए था।
हकायक बता तो रहे हैं, वो सर कह रहे हैं कि 2018 और 2022 में जो पाकिस्तान में हुआ उसकी जिम्मेदार ये लोग हैं। अच्छा, अब ये वाले लोग नहीं बताए। मैं बताता हूँ। हाँ। ये एक सवाल और भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर इस हुकूमत से पहले की हुकूमत खराब थी तो उससे पहले तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उनका दौर था पीडीएम का, तो उसका नाम क्यों नहीं लेते? क्या पता शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप जी वो, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? लेना नाम उनका जो आप कहते हैं कि जी मेरी टांगे खींच ली, लेना नाम उनका जो आप कहते हैं कि मेरी हुकूमतें यूं खराब कर दी, लेना नाम के मैंने कहे कि हाँ मैंने लंदन में बैठ के किस तरह क्या नाम है मामला सीधे किए। बताए ना वो जुमला के जो हाई कमिश्नर ने आते हुए कहा था कि मियां साहब ये वाली बात कहनी और ये नहीं कहनी। मैं तो मियां साहब को अपना अजीम लीडर समझता हूँ और मेरे माथे का ताज हैं, वो मेरा फख्र है। इसी सब कॉन्टिनेंट में उनसे ज्यादा जीरक समझदार सियासतदान नहीं है। पता नहीं, किसी की मैं कोट पढ़ रही थी ट्विटर पर, तो वो कहते कि शेर शाह सूरी से भी बड़े ही ऊंचे दर्जे का जो है ना वो नहीं, अगर आप उनके मुद्दत हुकूमत निकालें ना, हाँ। तो शहनशाह अकबर से भी बड़ी है। अच्छा। ठीक है, 1980 से और ये लगा लें 45 साल बनते। हाँ। ठीक है ना, इसमें ऑफ एंड ऑन आते रहे जाते रहे और इसके बावजूद अगर वो हकाइक पे बात नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है मियां साहब को चाहिए कि थोड़े और खामोशी इख्तियार करें। कल वैसे वो गए हैं ये क्या नाम है अनारकली में, कौन सा वो है जी वो फिर से तामीर हो रहा है, तो वहां उसकी निगरानी करने गए हैं, वो देखने हाँ, कुछ गए वैसे हैं। भी तज़य्युन और आइश के काम भी जी, जी। उसका बेड़ा उन्होंने उठाया हुआ है। मैं तो खैर इस प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं। मैं आ रही हूँ आपके पास सर, आ रही हूँ आपसे मैंने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लेना है। तजिया करते हैं तो दिफाई, तो मैं नहीं बोलता। नहीं तो दिफाई करता हूँ, ठीक है ना, तो मैं भी दिफाई कर रहा हूँ, आपका दिफा कर रहा हूँ। नहीं, अब आपने दिफा करना है सर। सर वो ये कह रहे हैं कि हम खुद फैसले नहीं कर सकते, हमारे फैसले गैरों के हाथ में हैं। ये फैसले हम नहीं उन्हों यानी कि तहरीक इंसाफ ने गैरों के हाथ में दिए। सर इससे क्या मुराद है, मियां साहब कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, एक तो हमारे भाई रऊफ कुलासरा साहब ने एक बात कही, अच्छा, और वो गलत बात थी, सर और क्या बात थी, जरा वो गलतुल आम हो गई। रिवाइज करेंगे और उसके बाद मैं आ रहा हूँ ना, अच्छा, आप मुझे मौका दीजिए ना। हाँ सर। और उसके बाद हमारे इसहार राणा साहब जैसे ग्रुप के तमाम दोस्तों ने उसे क्लीशे बना दिया, और यही अगली मुस्तकबिल की एक रियलिटी बन गई कि पाकिस्तान 23 मरतबा IMF के पास गया। पाकिस्तान 23 मरतबा IMF के पास नहीं गया, वो खुदा है। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, अब बात चूंकि जरा टेक्निकल है जी, तो मुझे कर लेने दीजिएगा। 90 की दिहाई में पाकिस्तान जो है वो IMF के पास एक मरतबा भी नहीं गया। IMF के पास हम ज़ियाउल हक साहब के दौर में जा चुके हुए थे। अच्छा, अब इसी तरह शौकत अजीज साहब ने 2004 में IMF को फारग कर दिया। ठीक है, हम जाके 2009 में फिर IMF की गोद में बैठ गए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने IMF को आके फिर 2014 के अंदर इसाक डार साहब ने कहा कि आपका हमारे साथ कोई नहीं लेना देना, तो साड़ी मार गए, एक बात। और उसके बाद हमने फारग किया, फिर 2016 में हमें जाना था, ये जो इलेक्शन से पहले 2018 में जाना पड़ गया क्योंकि हम CPAC के अंदर थे, लेकिन जा नहीं पाए। इमरान खान साहब जब आते ही चले गए क्योंकि इकोनॉमी का तकाजा था। तो गए हम 23 मरतबा नहीं है मेरे भाई, गए हम सिर्फ 4-5 मरतबा है, क्योंकि सौदा 23 मरतबा का बिकता बहुत है। अच्छा, तो कुलासरा भाई भी बेचते हैं और इसहार राणा साहब भी बेचते हैं। तो आ गया ना, मेरी सुन लीजिए सर। अगली बात गल तो बगैर जड़ी है ना। देखिए, मैंने पहले भी ये बात इसी प्रोग्राम में कही थी, जो हकूक अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी आखिरी किताब में किसी खातून को सूरह नूर के अंदर दे दिए हैं, वो दुनिया का कोई मर्द कम अज कम हमारी मुआशरे के अंदर तो छीनने की बात नहीं कर सकता। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं देखिए प्रोग्राम में लाइव तालियां बजा रहा हूं। नहीं, नंबर जबरदस्त। हाँ, मैं ये बात कह के आगे चल रहा हूं। ये जो आपने जिस बात का हवाला दिया, मेरी तो जुबान इजाजत भी नहीं देती कि मैं बेटियों जैसी बहू के साथ बैठ के ये बात करूं, लेकिन जिस बात का आपने हवाला दिया मैं सिर्फ रेफरेंस दे के, वो बात मेरे भाई सलमान अकरम राजा ने कही थी। मेरा ख्याल है, आखिरी बात, मेरा ख्याल है जज साहब थोड़ी सी जिम्मेदारी का सबूत देते, वो इसको बैन करते। मैं यही कहना चाह रही थी सर, डिसमिस किया जा सकता था। मैं कोर्ट रिपोर्टर रहा हूं,
और जज जब देखता है इस तरह की चीज हो रही है, वो उसको कहता है कि ये पब्लिश नहीं होगी, और वो पब्लिश नहीं होती। आप न्यूज एडिटर रहे हैं बहुत अच्छा। खवातीन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो औरत कार्ड प्ले कर जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैंने बात करनी है, ये बात हमें बहस में भी नहीं लानी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं लानी चाहिए? इज्जतों के सौदे मत करें बिल्कुल सियासत के नाम पे। बिल्कुल ठीक है। अब आ मैं एक बार एक जुमला सुन ले। हाँ। मुझे 100 इख्तिलाफ हो सकता है मरियम नवाज से, मैं बतौर खातून उनका एहतराम करता हूं दिल से। मैंने कभी एक लफ्ज जुमला ऐसा नहीं कहा जो किसी खातून की हुर्मत के खिलाफ हो। मैं अज़मा बुखारी, उनसे 10,000 मेरे मामलात इख्तिलाफ होंगे, लेकिन मैं अज़मा बुखारी को छोटी बहन कहता हूं, इज्जत देता हूं, कभी एक लफ्ज ऐसा नहीं कहता जो उनकी हुर्मत के खिलाफ हो। तो यही मैं एक्सपेक्ट उनसे भी करता हूं, बाकी लोगों से। क्या आप इस बात का ख्याल करें? तो आप अपने बाकी लोगों की जमानत देते हैं? मैं लानत भेजता हूं जो ऐसा करते हैं। मेरा बाकी कोई नहीं है मेरे साथ। यार ये बात नहीं, मेरे साथ मैं किसी उस शख्स सुने, मैं किसी उस शख्स के साथ नहीं खड़ा जो कोई किसी जमात में भी किसी प्लेटफॉर्म पे भी हो। नहीं, मैं को नहीं मार के थल्ले सूट देगा जरा मेरे नाल खड़ेगा। मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों के ऊपर जो सियासत और सहाफत के नाम पे लोगों की बेहुरमती करें। पॉइंट आपका भी आ गया। मैं इस गुफ्तगू से आगे बढ़ना चाह रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मजीद इसके ऊपर इन्होंने मेरा दिल दुखाया है। मैं कहते 20,000 की शर्ट है और तुसी मैं 2,500 दो, तुसी ले लो। है ना, मेरा दिल दिखा रहे हैं आप। मैंने ये वो लटकी होती है जो फुटपाथ के ऊपर, मैं 250 20,000 की कह दिया। मैं हूं परेशान ही रहूंगा कि भावे रस्ते कोई मेरे को खो के ले जाए शर्ट। मैं 250 दी ले। अच्छा, मुझे एक और, आप तो चूंकि फाइनेंस को भी देखते रहे ना सर, ये 2018 और 2022 में जो पाकिस्तान में हुआ इसकी जिम्मेदार ये लोग हैं। उनसे तो मैंने ये लोग का जवाब ले लिया। जरा मुझे अभी बता दें कौन से वाले लोग हैं। मैं आपको अर्ज कर दूं, सीपैक चल रहा था, चाइना हमारे पास आया कि यार लुट लो जो कुछ लुटना जे, ले लो जो कुछ लेना जे। हमने कहा इंडस्ट्री ले लें। हम इंडस्ट्री जो है डिसमेंटल कर रहे हैं। टेक्सटाइल के अंदर वो ग्रेजुएट कर गए, ऑटो के अंदर वो ग्रेजुएट कर गए। उन्होंने कहा हम ये इंडस्ट्रियां किसी और मुल्क में ले जानी है तो यार तुसी ले लो, ठीक है ना। जिस तरह इसार राना साहब का जब गवेंची का कोट जो है वो पुराना हो जाता है तो ये कहते हैं यार मैं सुटना ही है ना तो तू ले ले। वो इल्जाम लाता है। मेरे बाबे नू ही नहीं पता गवेंची कौन सी। ये मेरा मतलब फ्रेंच ब्रांड है, बड़ा महंगा है। देखा ना, इन्हें पता है, इन्हें पता है, लाखों का कोट, लाखों का कोट। और मैं भागा भागा इनके घर पहुंच के दरवाजे के बाद खड़ा हो जाता हूं। इस तरह हम भी खड़े हो गए चाइना के पास। उन्होंने कहा इंडस्ट्री लगाएंगे तो चलाएंगे कैसे, बिजली तो आपके पास है नहीं, और अगर चीज बना भी बैठे तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि सड़कें तो है ही नहीं। असि के पहले तुम सड़क ही बना दो। उन्होंने सड़कें बनाई, बिजली घर लगाए। जैसे ही सड़कें बनी, बिजली घर लगे, हुकूमत बदल गई, खान साहब आ गए। अब उसके बाद इंडस्ट्री आनी थी। क्विकली मैंने ब्रेक की तरफ ही जाना है। हाँ, बस इंडस्ट्री आनी थी और वो इंडस्ट्री लगनी थी और वो इंडस्ट्री चलनी थी। उस दौरान ये वाला तो लाइबिलिटी खड़ी हो गई, बिजली घरों वाली भी और सड़कों वाली भी। इंडस्ट्री नहीं लगी भाईजान। उसके नतीजे में हम मजीद डेट ट्रैप में चले गए, मजीद कर्जे हमारे पास सड़कों के और बिजली घरों के तो चढ़ गए, लेकिन इंडस्ट्री नहीं लग सकी। अब हम दोबारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना वो अपनी इंडस्ट्री इंडिया और अफ्रीका बेच चुका है। अब हम क्या करें, सोची पे हूं की करिए, ए मसला है। सोची पे बता गया। हाँ, अब फिलहाल सोच विचार में अभी जो हुकूमत ने रहना है कि उन्होंने किस तरीके से जो लेबर फोर्स है इसको भी अब डिफेंड करना है। एक तो IMF की भी रिपोर्ट थी, फिर वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो मातम करने को जी चाहता है कि पाकिस्तान में हमारे हुक्मरान तो दावे ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान उड़ान भर रहा है, पाकिस्तान बुलंदियां तय कर रहा है, स्टॉक मार्केट को जाकर देख लें, लेकिन जो सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो इंतहाई डिफरेंट हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, DG ISPR की जानिब से चंद जो बयानात सामने आए हैं वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगी, क्योंकि इस पर पाकिस्तान और अफ़गान बॉर्डर पर जो कशीदगी देखने में आ रही है और पाकिस्तान में होने वाली जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, इस सिलसिले में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी पाक अफवाज हैं, वो हर वक्त खासे अलर्ट हैं। लेकिन जब झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो उनका जवाब देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जवाब क्या दिया गया है कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है ऐलानिया करता है, छुप के वार नहीं करता। पाकिस्तान कभी सिविलियंस पर हमला नहीं करता। इसी सिलसिले में वज़ीर दिफा की भी स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा कि अगर हम अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो वाशगाफ अंदाज में करेंगे, अफगान तालिबान तन्हा रह जाएंगे, जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। रजी साहब, अफगानिस्तान की मुसलसल पाकिस्तान पर बेहुदा इल्ज़ामात और ख़वारिज की सपोर्ट, सर खित्ते के अमन के लिए ये तो तबाहकुन है ही, लेकिन वही बात आ गई कि आप
झूठी कार्रवाइयां करते हैं, डालते इल्जाम पाकिस्तान पर हैं, फिर जब पाकिस्तान आपको कहता है कि ये मेजरमेंट्स ले लें आप, ठीक है, कि जिसकी वजह से खत्ते का अमन जो है वो बना रहे, वो बरकरार रहे, सर उस तरफ भी नहीं आते। देखिए 9/11 जो था 9/11, उस दौरान उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पे पहले फिजाई हमला किया, फिर वो खुद ऊपर उतर आए। पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त इसार राना साहब जैसे लोगों का सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि पाकिस्तान को अपनी फ़िज़ाई या ज़मीनी हदूद अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देनी चाहिए थी। मैं भी इनका हामी था उस वक्त, लेकिन मसला ये है कि हामिद करज़ई जो है वो मतलब कि शदरा लाहौर का रहने वाला तो नहीं था ना। हामिद करज़ई तो जो पहले सदर बनाया गया या बना, ये ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है, ये कोई मेरा मतलब है कि सांधे का रहने वाला तो नहीं था ना यार, टेंच भाटा पिंडी का रहने वाला तो नहीं था, या लालू के कराची का रहने वाला तो नहीं था। ये अफगानिस्तान में पैदा हुआ, इंडिया की देहरादून जो उनकी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी, वहां पे इसने अफगानिस्तान से जाके तरबियत पाई और उसके बाद ये अमेरिका से चले गए मसूफ। इन्होंने मिल मिला के वहां पे हामिद करज़ई को हुकूमत बना दी और उसके बाद उन्हें धड़ाधड़ डॉलर मिलने शुरू हो गए। और हमारे खिलाफ क्या हो रहा प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं और अमेरिका जो है वो इनको रोकता क्यों। अब दोहा एग्रीमेंट जो हुआ है इनके दरमियान, अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान, उसके अंदर है कि अमेरिका जब ये मुनासिब समझे कि उसको या आलमी अमन को खतरा है, वो अफगानिस्तान में ड्रोन से या जहाज़ों से हमले कर सकता है जी। अब ये बात रिकॉर्ड पे आ गई है कि जिस दिन काबुल में ये हमला हुआ है, उस दिन कतर ने ईरान को ये पैगाम संदेशा भिजवा दिया था कि भाईजान हमारे मुल्क से उड़ने वाले अमेरिकी ड्रोन आपकी फिजाई हदूद से गुजरकर अफगानिस्तान जाएंगे। ये बात रिकॉर्ड पे रहे और ये संदेशा अपनी जगह पे मौजूद है हमें, और ये संदेशा पब्लिक किया है ईरान ने। आजकल ईरान साडा भाई है, ठीक है। अब दोहा से अमेरिका के ड्रोन उड़ते, ईरान के रास्ते अफगानिस्तान जाते हैं और वहां पे बम मारते हैं। नहीं तो कल तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान से भी गुजरते हैं। वो मैंने कहा था, वो जो दुम है ना चागी वाली, तो है तो पाकिस्तानी, वो उसके ऊपर से शायद गुजर जाते हो। आज कल आपने कहा था, कल आपने कैटेगोरिकली कहा था कि वहां से गुजरते, आज आप कह रहे हैं शायद गुजर जाते हो। किसी बात पर टिक गए भाईजान आपने। मैं तो कल जाके मैंने घर जाके कह दिया कि जनाब हम खड़े। उस वक्त तक ये पब्लिक, अच्छा ये मेरा ख्याल है सुबह आपको किसी ने वजाहत, भाईजान ये ईरान की तरफ से उस वक्त तक जो स्टेटमेंट थी वो मेरी नजर से नहीं गुजरी थी। अच्छा, तो चूंकि अब गुजर गई है तो अब मैं ज्यादा एतमाद के साथ, जी 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 ठीक है। तो वो भाईजान वहां पे जाके स्ट्राइक करते हैं। अब अमेरिका के साथ अफगानियों का मुआहिदा है, भाई बात सुनने वाली, मैं सुन रहा हूं। अमेरिका के साथ अफगानियों का मुआहिदा है कि अमेरिका को जब भी अफगानिस्तान में कोई मसला दरपेश होगा तो वो आगे वहां पे बम मार सकता है। और अफगानी हमें कह रहे हैं कि हम अमेरिकियों को रोके, भाई आपका बामी मसला है, आप बात कीजिए, हम कैसे रोकें। एक तो बात ये। अच्छा। दूसरा बात ये है कि DGISPR जो है उन्होंने काफी ये मेरे ख्याल तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी, इंटरेक्शन है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मंशियात से पैदा होने वाला पैसा सियासत के अंदर खर्च हो रहा है। मेरा ख्याल ये है कि सियासतदानों को एन ब्लॉक किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, उन्हें कहना चाहिए कि हजूर जो इसके अंदर मुलव्वस हैं आप उनका नाम लीजिए और सियासतदान अपनी सफ़ों से उनको निकाल बाहर करें, ठीक है। ये पूरे पॉलिटिक्स के इंस्टीट्यूशन के बारे में वो जो कह रहे हैं, तो हमें चूंकि रियासती मामलात भी सियासत के जरिए चलाने हैं, सियासत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक है, उन्होंने भी सियासत की है, रियासत के मामला चलाने को सियासत कहते हैं। तो सियासत को इतनी बड़ी गाली ना दी जाए, अगर कुछ बदअमाल लोग उसके अंदर हैं उनको पॉइंट आउट किया जाए और उनको सियासतदान भी अपनी सफों से बाहर निकालें। हम ये नहीं कहते कि उनको को बख्श दिया जाए। पॉइंट आपका अगर साहब, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट राना साहब फील्ड मार्शल साहब से मंसूब, वो कहते हैं कि जियो पॉलिटिकल कश्मकश, सरहद पार दहशत गर्दी
और हाइब्रिड जंग जैसे चैलेंजेस ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। मतलब 3 किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। तो सर ऐसे में अपनों का मुहासबा करना, ठीक है ना, फिर पड़ोसियों के साथ जंगें लड़ना, फिर आपको पता है हाइब्रिड दौर है, सोशल मीडिया की एक अलग दौड़ है। सर कितना मुश्किल हो चुका है इन सारे मामलात को लेकर खित्ते का अमन, बिलखुसूस पाकिस्तान का बरकरार रखना। देखिए, पाकिस्तान का अमन बरकरार रखना उसकी तो कीमत हमारी बहादुर अफवाज और इदारे दे रहे हैं और अपनी जानों की कुर्बानी देके अमन को यकीनी बनाते हैं, और मैं तो उस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन ये है कि अमन को बरकरार रखना खाली फौज की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। जो हमने नेशनल एक्शन प्लान के मुनक़ाद तय किए थे उस पर क्यों नहीं आज तक कोई हुकूमत अमल कर सकी? मौजूदा हुकूमत तो एक पेज पे है ना, तो मौजूदा हुकूमत उन नकात पे अमल क्यों नहीं करती, उन्हें यकीनी क्यों नहीं बनाती? और दूसरी बात यह है कि ये जो आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा तमाम क्या नाम है इक़्तिदार को और फैसला करने वालों को, मृत्यु पा दो है मैं ये करूंगा कि जो लोग यहाँ रह के कोई थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ रखते हैं लेकिन वो इस वतन की मट्टी से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी आप करते हैं, आप उन्हें उठा के किसी कूड़ेदान में क्यों फेंक देते हैं? मैंने कभी आपको फेंका नहीं, आप तो वो लाडले बच्चे जिनको लेके वो गोद में लोरी देते हैं ना। नहीं, मैंने आपको कभी कुछ कहा है? सर, आप तो वो लाडले बच्चे हैं जिनको आप देखे ना, कल आपने कहा मैंने लाडला चुकिया सी, उन्होंने मेरी पसलियां दर्द होंदियां ने, अल्लाह की कसम है। ये उनकी सख्ती नहीं, आपकी पसलियां कमजोर हैं। अच्छा, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज मैंने 2 बारी उन्होंने चुके हैं। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज रीढ़ दी हड्डी भी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ डिसलोकेट हो अच्छा, फिर मैंने नहीं पता केड़े पासे चुके हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि उन लोगों को भी लेके चले बयानिए की जंग में। आप अपने प्यारों को, अपने उन लोगों को जो इस वतन के साथ खड़े लेकिन इख्तिलाफ रखते, उन्हें साथ लेके चले। यार 14 अगस्त को अवार्ड दिए उन सबको, आप कह रहे हैं उनको साथ लेके चले? किनको? जिन्होंने हुकूमत की ऐसी तैसी फेर रखी है, उनको इंडिया के खिलाफ बयानिए की जंग जीतने के नाम के ऊपर अवार्ड दिए। जी 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 जी, आपको मिला है? मैनू नहीं मिला ना। अच्छा, इसीलिए आप ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो रजी साहब ने अभी कहा कि अगर कोई लोग ऐसे हैं जो ड्रग की उसमें हैं, उनके नाम सामने शुक्रिया, ठीक है। दूसरी बात यह कि ऐसे लोग भी जो पेट्रोल की स्मगलिंग में मुलविस हैं और उसकी तरफ हमारे इदारे बारहा इशारा कर चुके हैं, उनको भी सामने लेके आए। अवाम का हक है ना। मैं ये समझता हूं कि सियासतदानों की मसलियतें हो सकती हैं, लेकिन हमारे इदारों की तो कोई मसलियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे इदारे हमारे कस्टोडियन है, ठीक है। सियासतदानों की मसलियतें हो सकती हैं। एक और बात भी नोट कर लीजिए कि आपने अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद किया है ना, अब वो ईरान के रास्ते ना इन पेट्रोल वालों के जरिए स्मगलिंग शुरू हो। मैं यही कह रहा हूं ना, तो क्या तो बंद किया जाए? अब मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन जो वो वहां से और यहां तक आने का रास्ता है, वो कोई ऐसा तो नहीं है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल तो हमारा ही है ना। तो मेरा ख्याल है हमें इस पे थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए, और इसके ध्यान, अगर एक मौका हमें मिल गया है अपनी सफ़ें अच्छी बेहतर करने का, वहां से वो बॉर्डर बंद हो गया, चीजें नहीं आ रही, तो अगर किसी और तरफ से आ रही है तो हमें ये तो नहीं है कि हमें नहीं पता कि नहीं वो कहां से आ रही है या कैसे आ रही है। तो जब हमें ये भी पता कहां से आ रही है और कैसे आ रही है, तो उसे रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। सो मेरा ख्याल है कि हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात यह कि ये बात बिल्कुल उन्होंने कल DGISPR साहब ने क्या कहते हैं बड़ी सही कही कि हम अफगानिस्तान पे जब भी हमला करेंगे बता के करेंगे, डर दुखे तो लुक के नहीं करांगे। बाकी वो हमारी कोई धूम इस्तेमाल कर रहा है जो रजी साहब को आज पता चला नहीं कर रहा, तो वो एक अलग चीज है। और एक वो जो गुड तालिबान और बैड तालिबान का जो कॉन्सेप्ट था, वो भी बिलाखिर उन्होंने क्लियर कर ही दिया। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, लेकिन जो सिविल गवर्नमेंट हुकूमत हैं या इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, उनका अब टास्क क्या होना चाहिए, वो राना साहब भी ज़रा बड़ा खुलकर एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहे थे। मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी अमल करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर भी गौर फरमाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे राना साहब को रज़ी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।